तो वेलकम क्लास शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी का सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स एक टाइप के एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें पता भाई दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन होती है। एंडोक्राइन भी हार्मोन रिलीज करती है, एक्सोक्राइन भी कुछ सिक्रीशंस रिलीज करती है। फर्क क्या होता है, एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती हैं, एक्सोक्राइन किसी भी सरफेस के ऊपर रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन के पास कोई डक्ट नहीं होती, एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक्सोक्राइनल ग्लैंड्स जो रिलीज करती है सलाइवा। इनके अंदर कुछ सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, जो कंटिन्यूअसली 24/7 सलाइवा को प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब बात करते हैं कितने टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड मेनली केवल ओरल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी के अंदर या उसके आसपास। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, एक होती है माइनर, एक होती है मेजर। माइनर वे होती हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे साइज के अंदर हमारे ओरल कैविटी के अंदर हर जगह स्प्रेड होती है। छोटे साइज के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस नंबर में। वहीं जो लार्ज साइज की जो सलाइवरी ग्लैंड है ये मेनली 3 पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि एक होती है, दो होती है, तीन होती है, तो होती तो तीन है लेकिन 3 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सबसे पहली बात तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा by some secretory epithelial cells। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा को रिलीज करती है, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है, टाइप्स देखो, दो टाइप की होती है, एक होती है माइनर, एक होती है मेजर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर टाइप की। देखिए, माइनर यानी छोटे साइज की, तो छोटे साइज की है, पूरी ओरल कैविटी के अंदर स्प्रेड होंगी, बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर प्रेजेंट होंगी, और बहुत छोटी है तो बहुत कम ही सिक्रीशंस रिलीज करेंगी। ठीक है, तो माइनर के अंदर लिखेंगे मैनी स्मॉल इन साइज, न्यूमरस इन नंबर्स। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, न्यूमरस, प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। ओके, प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी में भी कहाँ पे, इनसाइड, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, हमेशा ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड होता है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वोन एबनर ग्लैंड। ये एक टाइप का स्मॉल साइज का, माइनर साइज का सलाइवरी ग्लैंड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ये एक पेपिले के साथ प्रेजेंट होता है। कौन सा पेपिले आप खुद बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेजर, ये था माइनर, अब बात करते हैं हम मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, ये 3 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनके
3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन से बात करते हैं। सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड, पहले एक इमेज देखिए, ये देखिए, ये देखिए 3 पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। एक होती है सबलिंगुअल, जो ये नीचे प्रेजेंट है, सबलिंगुअल। एक होती है सबमैंडिबुलर, एक होते हैं पैरोटिड। अब इन तीनों के क्या क्या क्लिनिकल फीचर है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो एक बार देख लेते हैं। आपको इमेज में दिख रहा है 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स है मेजर। एक पैरोटिड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक सबमैंडिबुलर जो मैंडिबल बोन के अंदर प्रेजेंट है, एक सबलिंगुअल जो ओरल कैविटी के अंदर टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सब मतलब नीचे, ठीक है, सबलिंगुअल यानी लिंगुअल यानी टंग के नीचे, सबमैंडिबुलर यानी मैंडिबल बोन के नीचे। ठीक है, तो बात करते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड। पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड सबसे पहले तो एक ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, एग्जाम में एमसीक्यू बनेगा कि कौन सा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, तो वो हैगा आपका पैरोटिड। ठीक है, उसके बाद ये लार्जेस्ट है सलाइवरी ग्लैंड है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। ये लार्जेस्ट भले ही हो लेकिन सबसे ज्यादा सलाइवा ये प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये कितनी सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता 20% ऑफ सलाइवा। जितनी भी सलाइवा होती है उसका 20% सिक्रीशन कौन सा ग्लैंड करता है, पैरोटिड ग्लैंड करता है। ठीक है, और मैंने बताया था ये सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक फीचर होता है एनाटॉमिकल फीचर कि इनके साथ एक डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, दिख रहा है आपको इमेज में, पैरोटिड ग्लैंड की ये एक डक्ट है। ऐसे ही सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड की ये दो चार डक्ट है। वैसे ही सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट है। ठीक है, इस तरह से ये डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ना, इसकी जो डक्ट होती है, बात करते हैं इसके अंदर कौन सी डक्ट होती है, इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो डक्ट होती है उसका नाम होता है स्टेंसन डक्ट। CHO लेवल तक के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डक्ट दैट कनेक्ट पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, स्टेंसन डक्ट। ओके, स्टेंसन डक्ट। अब इसको करो आप हाईलाइट। सबसे पहली बात तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, इस बात को हाईलाइट करो। ये 20% सलाइवा को रिलीज करता है और इसके अंदर स्टेंसन डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन देखिए, आप इमेज में देख रहे हो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे है, यहाँ पे ईयर के सामने है। तो इसकी लोकेशन है लोकेटेड नियर एंगल, इमेज में देखिए। ठीक है, लोकेटेड नियर एंगल ऑफ जा, जहां पे अपना ये जा होता है ना, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे, इसके नियर प्रेजेंट होता है। किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ ईयर के सामने, इमेज में देखिए। ईयर के सामने प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है पैरोटिड की। देखो पैरोटिड का आपने पता है 3 चीज अभी तक पढ़ ली है। पैरोटिड का सबसे पहले तो सबसे बड़ा साइज होता है, ये 20% सलाइवा रिलीज करता है, और इसकी डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा साइज में है। तो सलाइवा तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन एक चीज ये सबसे ज्यादा करता है, वो क्या करता है, ये सलाइवरी अमाइलेज का मैक्सिमम सिक्रेशन करता है।
अगर ये पूछ लें कि वो कौन सा सलाइवरी ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस करता है, तो वो हो गया अपना पैरोटिड ग्लैंड। तो इससे अगले लाइन में लिख लीजिए, मैक्सिमम सलाइवरी अमाइलेज released by this gland। इस ग्लैंड के द्वारा मैक्सिमम सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस की जाती है, रिलीज की जाती है। इसको भी करो आप हाईलाइट। सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा सिक्रीशन तो रिलीज नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा ये सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है। ठीक है, कौन सा ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अब इसके डक्ट का नाम क्या है? स्टेंसन डक्ट। लेकिन पुरानी बुक्स के अंदर इसको एक नाम और से जाना जाता है, जो आज के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाम लिख लीजिए। स्टेंसन डक्ट के साथ इसको, इस डक्ट का एक नाम और होता है जिसका नाम होता है पैरोटिड डक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट है केवल स्टेंसन डक्ट। ओके, तो ये था आपका पहला सलाइवरी ग्लैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड की। ठीक है, देखिए ध्यान से, इमेज को देखिए। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के बाद बात करेंगे हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, जो मैंडिबल बोन के अंदर है, ये वाला, दिस वन। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एक ऐसी सलाइवरी ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ऐसा कहा जाता है कि ये 70% ऑफ सलाइवा केवल और केवल सब मैंडिबुलर ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे मैक्सिमम सिक्रीशंस। सिक्रीशन क्या होती है? सलाइवा। 70% सलाइवा रिलीज होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। ठीक है, इसके अंदर जो डक्ट होती है, उस डक्ट का नाम, जो यहां पे डक्ट प्रेजेंट होती है, उस डक्ट का नाम होता है वार्थन डक्ट। ठीक है, वार्टन डक्ट। ठीक है, और इसको कीजिए आप हाईलाइट। सबसे पहले तो मैक्सिमम सिक्रीशन यानी 70% सलाइवा प्रोड्यूस होती है, इसकी डक्ट का नाम वार्टन डक्ट। ठीक है, वार्टन डक्ट। ठीक है, उसके बाद इसकी लोकेशन। अब बात करते हैं हम इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन देखिए, इमेज में देखिए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, देखिए ये वाली, ये कहां पे प्रेजेंट है भाई? मैंडिबल बोन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लोकेटेड ऑन लोअर जा या मैंडिबल। ठीक है, लोकेटेड इन ऑन लोअर जा या मैंडिबल। ठीक है, ये चीज है इसकी लोकेशन। अब थर्ड और लास्ट मेजर ग्लैंड की बात करते हैं हम। थर्ड ग्लैंड है अपनी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड। देखिए इमेज में, देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये नीचे वाले, दिस वन, ये वाली, ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सब मतलब नीचे, लिंगुअल में ओरल फ्लोर के नीचे, ओरल कैविटी के अंदर जो ओरल फ्लोर होता है उसके नीचे। ये तीनों मेजर ग्लैंड के अंदर सबसे छोटी साइज की होती है। जितनी ये तीन मेजर ग्लैंड है ना, उनके अंदर सबसे छोटी साइज की होती है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट इन साइज। सबसे पहले तो ये साइज में स्मॉलेस्ट होती है, और इसके अंदर जो डक्ट होती है उसकी बात करते हैं। जब सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर जो डक्ट होती है, उस ग्लैंड का नाम होता है रेविनस डक्ट। उस डक्ट का नाम होता है रेविनस डक्ट। ठीक है, रेविनस डक्ट।
ठीक है। रेविनस डक्ट होती है जो सब लिंगुअल ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है, रेविनस डक्ट। इस डक्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है बार्थोलिन डक्ट। और हाईलाइट करिए इस डक्ट का नाम, रेविनस डक्ट के नाम को करो हाईलाइट, ठीक है। तो इसके अंदर जो डक्ट होती है उसका नाम होता है रेविनस डक्ट। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन आपको इमेज में दिख रही होगी, ये क्या पे लोकेटेड अंडर फ्लोर ऑफ माउथ, या लोकेटेड अंडर फ्लोर ऑफ माउथ कह लो, या कह लो डेट इज टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। ये क्या है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो अब हमने पढ़े हैं सलाइवरी ग्लैंड भाई तीन पेयर्स के अंदर थे, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड, ठीक है। पैरोटिड का क्या था, सबसे बड़े साइज में था, लेकिन सबसे बड़ा काम एक ही करता था, ये सबसे ज्यादा सलाइवरी और माइलेज प्रोड्यूस करता था। सलाइवा केवल 20% रिलीज करता था। जो पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है उसका नाम था स्टेंसन डक्ट। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमने पढ़ा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर हमने पढ़ा भाई ये सबसे ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करती है, इसकी डक्ट का नाम है वार्थन डक्ट। इसकी लोकेशन है लोअर जा में या मैंडिबल बोन के अंदर, ठीक है। उसके बाद था सबलिंगुअल जो सबसे छोटा साइज में था, इसकी डक्ट का नाम था रेविनस डक्ट, ठीक है। तो ये थे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये जो जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हमने पढ़े हैं ये क्या रिलीज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ा थे तो ये क्या रिलीज करते हैं, एक सिक्रीशन क्या था, सलाइवा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं सलाइवा की, ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं सलाइवा की, सलाइवा देखिए, सलाइवा क्या है, एक ऐसी सिक्रीशन है जो अपने ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो खाने के साथ मिक्स होके अपनी जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर चली जाती है, ठीक है। अपने को पता है सलाइवा हल्की सी स्लाइटली एसिडिक होती है। न्यूट्रल पीएच क्या होता है 7 से कम वाली सारी एसिडिक, 7 से ज्यादा वाली अल्कलाइन, ठीक है। तो जो अपनी सलाइवा होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, यानी 6.8 पीएच समथिंग होता है। ये डिपेंड करता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन एवरेज पीएच होता है 6.8, ठीक है। इसके अंदर जो मेजर कंटेंट होता है, सलाइवा का कलर कैसा होता है, वाटर जैसा कलर होता है, इसलिए इसका मेजर कंटेंट 99% सलाइवा के अंदर केवल पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बात करते हैं सलाइवा की। ये क्या है, एक तो सबसे पहले एक स्लाइटली एसिडिक सिक्रीशन है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक सिक्रीशन होती है सलाइवा, कितनी है 6.8 पीएच की, इसका पीएच होता है 6.8, ठीक है, सलाइवा का। इसके बाद बात करते हैं इसके कंटेंट की, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है। सबसे पहले 99% इसके अंदर होता है पानी, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका, वाटरलेस, वाटर जैसा कलर होता है, ठीक है। 99% पानी होता है। उसके बाद इसके अंदर होते हैं कुछ आयंस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है। अब इसके कार्बोनेट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक आयन है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है क्लोराइड आयन, ठीक है। जो क्लोराइड आयन होती है ना, ये
यही आयन रिस्पॉन्सिबल होती है सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए। सलाइवरी अमाइलेज क्या एक इंजाइम होती है जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोराइड के अंदर हम लिख लेते हैं इट एक्टिवेट सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इट एक्टिवेट सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, इसके अंदर और होती है एंजाइम्स। ये तो हो गई आयंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंजाइम्स। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है एंजाइम्स, जैसे सबसे मेन सलाइवरी अमाइलेज। देखो भाई, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम कुछ एक केमिकल एजेंट्स होते हैं एक टाइप के, जो क्या करते हैं खाने के डाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको रैपिडली इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एंजाइम। जैसे सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम होता है पटाइलिन, ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या करती है? सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? ये कुक्ड स्टार्च को, जो स्टार्च क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर चेंज कर देती है। कौन चेंज करता है? पटाइलिन। ठीक है, तो ये क्या करती है? इसके अंदर आप लिख लीजिए, इट कन्वर्ट स्टार्च। ठीक है, स्टार्च भी कैसा? कुक्ड स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ये कौन सी एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद इसके अंदर एक और सेकंड एंजाइम होती है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये एक टाइप की डिफेंसिव एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम? लाइसोजाइम। ये क्या करती है? जो लाइसोजाइम होती है ना, ये क्या करती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, जिससे जो भी बैक्टीरिया, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, खाने के अंदर अगर कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे डिस्ट्रॉय होता है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है। ठीक है, तो लाइसोजाइम क्या करती है? इट डिस्ट्रॉय सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इट डिस्ट्रॉय सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या करती है? लाइसोजाइम। ठीक है, उसके बाद और एक और एंजाइम होती है यहाँ पे सलाइवा के अंदर, जिसका नाम होता है लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, एक और एंजाइम होती है जिसका नाम है लिंगुअल लाइपेज, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और सलाइवा के अंदर और क्या चीजें होती है? ठीक है, सलाइवा के अंदर होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, सलाइवा के अंदर क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एक एंजाइम होगी, एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गया, एक आयन होगी, एक वाटर हो गया। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर? तो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है IgA। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर होता है IgA। IgA एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हर सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो टीयर्स हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो कोई स्वेट हो। ठीक है, तो IgA इज प्रेजेंट इन म्यूकोइड सिक्रीशंस। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। उसके साथ ही प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर
कुछ अमाउंट के अंदर म्यूकस। तो अगर आप बात करें यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, तो अपनी बॉडी के अंदर आप ये बताइए कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या उनका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अगर एक तरफ एक छोटा सा अपनी बॉडी के अंदर कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए अपनी बॉडी के अंदर 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, GAMDE, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। अब इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है एक बार देख लिए, जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो IgG होते हैं ना, ये हमेशा मैक्सिमम नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, IgG मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होते हैं और यही एकलौती ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, कौन सी? IgG। जो IgA होती है ये प्रेजेंट होती है सिक्रीशंस के अंदर, बॉडी की जितनी भी सिक्रीशन है प्रेजेंट इन सिक्रीशंस, बॉडी की सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट होती है IgA, ये प्रेजेंट होती है सिक्रीशंस के अंदर। वहीं जो M है एक बड़े साइज की इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट इन साइज। सबसे बड़े साइज के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है IgM, और ये फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एक्ट करते हैं किसी भी पैथोजन के ऊपर। तो IgM इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन विच एक्ट, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू एक्ट, सबसे पहली इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एक्ट करती है किसी भी पैथोजन के एंट्री होने पे। फिर D है, D का वैसे तो अपने पास डाटा अवेलेबल है ही नहीं कि D का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, लेकिन D का एक चीज अपने को पता है कि ये बी लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन बी लिम्फोसाइट सेल्स। जो डी इम्यूनोग्लोबुलिन है ये बी लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, बस अपने को इतना पता है। अब IgE इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ये क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है बॉडी को अगेंस्ट पैरासाइट, ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट पैरासाइट्स। ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको आ सकती है। ठीक है, IgE एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और बॉडी को पैरासाइट से बचाती है। ठीक है, ये हो गया आपका सलाइवा का। ठीक है, सलाइवा के अंदर हमने क्या पढ़ा है? सलाइवा भाई स्लाइटिकली एसिडिक सिक्रीशन है जिसका 6.8 एवरेज pH होता है, जिसके अंदर 99% पानी, बाकी 1% के अंदर आयन, एंजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब बात करें डेली सलाइवा कितनी प्रोड्यूस होती है, डेली प्रोडक्शन। सलाइवा का डेली प्रोडक्शन एवरेज नियरली 1.5 लीटर होता है पर डे के हिसाब से, एवरेज ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का काम क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो भाई माउथ की क्लींजिंग में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, डाइजेशन में कैसे हेल्प करती है? सलाइवा के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो मैंने अभी लिखी थी, सलाइवरी अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है।
उसके बाद सलाइवा क्या करती है, खाने के साथ मिक्स होके स्वेलोइंग में हेल्प करती है, ठीक है, और बोलस को फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये चीज फंक्शन ऑफ सलाइवा, यानी सबसे पहले लिखो क्लींजिंग ऑफ माउथ, माउथ को साफ करने में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, जैसे जैसे सलाइवरी अमाइलेज जो हेल्प करती है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, CHO यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। उसके बाद डिफेंस में हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो बैक्टीरिया से हेल्प करता है। जैसे डिफेंस के अंदर एक तो इसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होता है सेकंड IgA जो डिफेंस में हेल्प करता है, ठीक है, IgA और लाइसोजाइम, ठीक है, ये चीज हेल्प करता है। उसके बाद हेल्प इन मेकिंग बोलस, हेल्प इन मेकिंग बोलस, बोलस बनाने में हेल्प करता है, एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है, बोलस को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और फूड के मिक्सिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फूड मिक्स हो जाए भाई, सलाइवा मिक्स होने के बाद सलाइवा जब खाने के अंदर ऐड हो जाती है तो फूड आराम से अपने आप मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सलाइवा का सिक्रीशन, यानी सलाइवा का सिक्रीशन होता कैसे है। तो देखो सबसे पहले सलाइवा का सिक्रीशन एक तो वॉलेंट्री होता है, ठीक है, सबसे पहला तो सलाइवा का सिक्रीशन होता है वॉलेंट्री, ठीक है, अपनी खुद की मर्जी से। सबसे पहला है वॉलेंट्री, हम खुद से कर सकते हैं। सेकंड, इसका सिक्रीशन होता है सलाइवरी रिफ्लेक्स से, इसका सिक्रीशन होता है सलाइवरी रिफ्लेक्स से। सलाइवा का सिक्रीशन होता है सैलिवरी रिफ्लेक्स से। बात करते हैं सलाइवरी रिफ्लेक्स होता क्या है, होता कैसे है। ठीक है, सलाइवरी रिफ्लेक्स, तो बात करते हैं सलाइवरी रिफ्लेक्स। तो देखिए सलाइवरी रिफ्लेक्स के बाद सोचो, इमेजिन करो आप भूखे हो, ठीक है, आप जाने लग रहे हो मार्केट से, आपको फ्रेशली ताज़ा ताज़ा बनते हुए नूडल्स, मोमोज या एग रोल किसी की स्मेल आ जाती है, तो उसकी स्मेल को सूंघते ही आपके मुंह के अंदर ना सलाइवा का फॉर्मेशन होने लग जाता है। या जैसे घर पे खाना बनने लग रहा है, ठीक है, खाना बनते ही खाने की जो स्मेल पूरे घर के अंदर फैलती है, उससे अपनी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा का प्रोडक्शन एकदम से स्टार्ट हो जाता है। या आप खाने के बारे में केवल सोचते हो, तो सोचते सोचते कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, ठीक है, वो क्या है, केवल सोचने से आपका सलाइवा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उसको बोलते हैं हम सलाइवरी रिफ्लेक्स, ठीक है। ये क्या है, एक ऑटोनोमिक, सबसे पहले बात करते हैं सलाइवरी रिफ्लेक्स है क्या। इट इज ए ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, इट इज automatic production of saliva, it is automatic production of saliva कब, when we think, see, smell about food। ये ऑटोमेटिक प्रोडक्शन है सलाइवा का जब हम खाने को देखते हैं, सोचते हैं और स्मेल करते हैं,
ठीक है। व्हेन वी थिंक, सी या स्मेल अबाउट द फूड, खाने के बारे में देखना, सुनना या सोचने से सलाइवा का प्रोडक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं सलाइवरी रिफ्लेक्स। जैसे ये सलाइवरी रिफ्लेक्स है। लेट अस टॉक अबाउट द सलाइवरी रिफ्लेक्स। ठीक है, एक तो सलाइवरी रिफ्लेक्स बाई बर्थ अपने अंदर प्रेजेंट होता है, एक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ठीक है, जो सलाइवरी रिफ्लेक्स है, जो आपका सलाइवरी रिफ्लेक्स है, ठीक है, ये दो तरीके से होता है, या तो एक्वायर्ड होता है या बाय नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक तो होता है एक्वायर्ड बाय बर्थ, या होता है अपने नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल। ठीक है, एक्वायर्ड बाय बर्थ या नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल। ना सिर्फ नर्वस सिस्टम, कभी कभार एंजाइटी के द्वारा भी अपना सलाइवरी रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, कभी कभार फियर के द्वारा, ठीक है, कभी कभार स्ट्रेस के द्वारा। ठीक है, ऑटोनोमिक और नर्वस सिस्टम के अंदर भी एक नर्वस सिस्टम होता है जिसका नाम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, सलाइवा प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, वहीं पैरासिम्पैथेटिक सलाइवा प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, सलाइवरी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ओके, सलाइवरी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं इससे होता क्या है। ठीक है, जैसे ही खाना, ठीक है, जैसे ही फूड इन माउथ के अंदर पहुंचता है, ठीक है, या तो खाने की स्मेल पहुंच जाए, ठीक है, माउथ के अंदर स्मेल पहुंच जाए, या क्या कर जाए, या खाने का अपने को टेस्ट कर ले हम, जैसे ही खाने का एक टेस्ट कर ले में, ठीक है, या खाने को हमने च्यूइंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने खाने को क्या करा, खाने को चबाना शुरू कर दिया। ठीक है, खाने का च्यूइंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उससे क्या होता है, अपने को इन सभी रीजन की वजह से क्या होता है, इस सभी रीजन्स की वजह से, या स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या फियर हो, या खाने की हम स्मेल ले ले, या खाने का हम टेस्ट ले ले, कुछ भी रीजन। ठीक है, सुनिए, कंफ्यूज होने की दो बात नहीं है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ सलाइवा के बारे में, और सलाइवा के अंदर एक बात आई थी कि सलाइवा प्रोड्यूस कैसे होती है। तो सलाइवा को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था, सलाइवरी रिफ्लेक्स। तो वो सलाइवरी रिफ्लेक्स एक्टिवेट कैसे होता है, या तो बाय बर्थ हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे खाना सलाइवरी रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, या कभी कभार नर्वस सिस्टम की वजह से, या एंजाइटी, फियर या स्ट्रेस की वजह से नर्वस सिस्टम, जो ये कि नर्वस सिस्टम एंजाइटी, फियर या स्ट्रेस की वजह से अपना सलाइवरी रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे इस सब कोई पेशेंट था, कोई पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, या उसको एंजाइटी होगी, या उसको फियर होगी, या उसको स्ट्रेस हो गया, या उसने क्या करा, खाने की स्मेल ले ली, या खाने को बस टेस्ट कर लिया, या खाने को चबाना शुरू कर दिया। यानी इन सारी चीज़ों में से ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों में से कुछ भी चीज़ें हो गई ना, ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर हो गई किसी पर्सन के अंदर, तो क्या होएगा, अपना सलाइवरी रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया है, सलाइवरी रिफ्लेक्स को एक्टिवेट होने के लिए या तो खाना की स्मेल मिल जाए, या खाने का टेस्ट आ जाए, या खाने को चबाना शुरू कर दे, या नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, या एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस हो जाए। इन सारी रीजन की वजह से क्या हुआ है, अपना सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हो गई है। जो सेंसरी नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो गई है, और सेंसरी नर्व्स भी कौन सी, 5th, 7th और 9th।
जो क्रेनियल नर्व के अंदर जो सेंसरी नर्व होती है ना, वो एक्टिवेट हो गई। कौन से नंबर वाली? 5th, 6th, 7th और 9th। और उन्होंने क्या कर दिया है? सिग्नल भेज दिया है, सेंड सिग्नल टू मेडुला ओब्लांगटा। अब मेडुला ओब्लांगटा को क्यों भेजा है? क्योंकि सलाइवरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगटा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट हो गई। सेंसरी नर्व्स भी कौन से वाली? 5th, 7th और 9th, ठीक है। 5th, 7th और 9th सेंसरी नर्व एक्टिवेट हो गई। उन्होंने सिग्नल भेज दिया है कहाँ पे? मेडुला ओब्लांगटा के पास, जिससे ब्रेन ने क्या किया है? ठीक है, जिससे ब्रेन ने क्या किया है? रिस्पोंड किया है। और ब्रेन ने सिग्नल भेज दिए, सेंड सिग्नल टू सलाइवरी ग्लैंड। सेंड सिग्नल टू सलाइवरी ग्लैंड वाया पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को के थ्रू सिग्नल भेज दिया ब्रेन ने। पहले ब्रेन के पास सिग्नल गया सेंसरी नर्व से, अब ब्रेन ने पैरासिम्पैथेटिक नर्व से सिग्नल को वापस भेज दिया, ठीक है, मोटर सिग्नल वापस भेज दिया, जिससे क्या हुआ है? सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो गई, जिससे सलाइवा सिक्रीट हो गई। बस इतना सा था। देखो, ज्यादा मुश्किल लग गया तो सुनो, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में सुनो। सलाइवरी रिफ्लेक्स क्या था? किसी भी रीजन की वजह से अपने ब्रेन के पास सिग्नल चला गया कि भाई खाने की स्मेल आ रही है मेरे को, या खाना मैंने खाना शुरू कर दिया, या मेरे को स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, फियर हो रही है। तो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा क्रेनियल नर्व, सेंसरी नर्व से। उसके बाद ब्रेन का मेडुला ओब्लांगटा रिस्पोंड करेगा, वो सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज हो जाएगी। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सलाइवरी रिफ्लेक्स के बारे में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। दिस इज ओनली ए फिजियोलॉजी दैट आई हैड टोल्ड यू, ओके। अब ये थे आपके सलाइवरी रिफ्लेक्स। कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा से ना शुरुआत से देख लो। सलाइवरी रिफ्लेक्स क्या है? ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होता है सलाइवा का, जब हम सोचते हैं, स्मेल करते हैं, खाते हैं। ये एक्टिवेट कैसे होता है सलाइवरी रिफ्लेक्स? या तो बाई बर्थ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, या नर्वस सिस्टम की वजह से, या एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस की वजह से। जिससे क्या हुआ? सलाइवरी रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो गया, जिससे क्या हुआ? सेंसरी नर्व एंडिंग ने सिग्नल भेजे हैं मेडुला ओब्लांगटा को, और मेडुला ओब्लांगटा ने रिस्पॉन्स करके मोटर सिग्नल भेजे पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू, सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट हुए और उन्होंने सलाइवा को रिलीज करा। ये था आपका सलाइवा टॉपिक फिनिश। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टीथ, ठीक है। 6th है टीथ। जो आपके सफेद सफेद मोती जैसे चमकते हुए दांत। तो दांतों के लिए एक इमेज देखिए। ये देखिए, अपनी बॉडी के अंदर ये 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। कौन से दिख रहा है आपको? ठीक है, इंसीजर सो बिल्कुल सामने होते हैं, इंसीजर के बिल्कुल साइड वाले कैनाइन के साथ वाले प्रीमोलर, और लास्ट वाले बिल्कुल मोलर, ठीक है। सामने इंसीजर, उसके साइड वाला कैनाइन, उसके साइड वाला प्रीमोलर, और सबसे लास्ट वाला मोलर। इस टाइप के अपने दांत होते हैं, ठीक है। तो दांत क्या करते हैं? एक मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दांतों के अंदर लिख लो, हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन।
दांतों का काम क्या होता है कि ये मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और बात करते हैं दांत के नंबर कितने होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितने दांत होते हैं, ये डिपेंड करता है कि दांत किस टाइप के हैं, दूध के दांत हैं या पक्के दांत है। दूध के दांत को हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं, ठीक है। तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ना, और एक परमानेंट, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 20 के नंबर में होते हैं और परमानेंट होते हैं 32, ठीक है। टेम्परेरी होते हैं 20 और परमानेंट होते हैं 32, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेरी टीथ को किस फॉर्मूले से देखा जाता है। तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ना, टेम्परेरी टीथ के लिए क्या फॉर्मूला है और परमानेंट टीथ के लिए क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेम्परेरी टीथ के लिए, ठीक है, तो टेम्परेरी टीथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2102 डिवाइडेड बाई 2102 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये फॉर्मूला, इसका क्या मतलब है भाई, किसी पर्सन के अंदर अगर टेम्परेरी टीथ है तो उसके अंदर क्या होएगा, सबसे पहले दो तो उसके अंदर होंगे इंसीजर, ठीक है, एक होएगा उसके अंदर कैनाइन, कोई प्रीमोलर नहीं होंगे, केवल और केवल मोलर टीथ होंगे। ये एक साइड के हिस्से की बात है, दो ऊपर इंसीजर, दो नीचे इंसीजर, एक कैनाइन ऊपर एक नीचे, दो मोलर ऊपर दो मोलर नीचे, और ऐसे ही दूसरी साइड यानी मल्टीप्लाई बाई 2। तो टेम्परेरी टीथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। ये किसके अंदर है, बच्चों के अंदर जिनके अंदर टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करें परमानेंट टीथ को कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो परमानेंट टीथ के लिए यूज होता है 2123 मल्टी डिवाइडेड बाई 2123 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी दो इंच एक साइड, दो इंसीजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक है, प्रीमोलर और ये है मोलर, ठीक है। बच्चों के अंदर कौन से दांत अब्सेंट होते हैं, तो बच्चों के अंदर प्रीमोलर दांत अब्सेंट होते हैं, आपको फॉर्मूले के अंदर दिख रहा है, ठीक है। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आ जाए कि बच्चों के अंदर कौन से दांत अब्सेंट होते हैं, वो होते प्रीमोलर, ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं हम टेम्परेरी टीथ के बारे में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक बार टेम्परेरी टीथ के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बात कर लेते हैं। टेम्परेरी टीथ, ठीक है। टेम्परेरी टीथ सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट, कि टेम्परेरी टीथ कब से उगना शुरू होते हैं किसी भी बच्चे के अंदर। तो भाई टेम्परेरी टीथ हैं तो टेम्परेरी टीथ हमेशा बच्चे के अंदर उगना शुरू होते हैं 6 मंथ पे, और कंप्लीटली उग जाते हैं, कंप्लीटली ग्रो हो जाते हैं 2.5 ईयर की एज पे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा कि टेम्परेरी टीथ, पहला टेम्परेरी टीथ कब पे आ जाता है और कंप्लीट फॉर्मेशन कितने टाइम तक हो जाते हैं, ठीक है। 6 मंथ पे उगने शुरू होकर 2.5 साल तक सारे के सारे टेम्परेरी टीथ आ जाते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेरी टीथ लॉस होना, यानी गिरना कब शुरू होते हैं और कब तक कंप्लीटली गिर जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेरी टीथ कब से गिरना शुरू होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी टीथ गिरना होता है 6 मंथ का, यहाँ पे 6 कर दो ईयर, मंथ का हम ईयर कर देंगे, और कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीटली लॉस हो जाते हैं, कंप्लीटली रिप्लेस कर दिए जाते हैं एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। और ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 ईयर पे लॉस होना शुरू हुए और 13 साल तक सारे के सारे टेम्परेरी दूध के दांत गिर जाते हैं, ठीक है। टेम्परेरी टीथ, ठीक है। टेम्परेरी टीथ का दूसरा नाम होता है डेसिडुआ, ठीक है। डेसिडुअस टीथ,
और डेसिडुअस टीथ। ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं टेम्परेरी टीथ में पूछा जाता है कि पहला किसी भी बच्चे के अंदर पहला कौन सा टेम्परेरी टीथ फॉर्म होता है। तो फर्स्ट टीथ जो अपीयर होता है, टेम्परेरी टीथ, फर्स्ट टेम्परेरी टीथ बच्चों के अंदर कौन सा देखने को मिलता है। तो फर्स्ट टीथ होता है हमेशा लोअर सेंट्रल, लोअर यानी नीचे वाला, सेंट्रल यानी बीच वाला इंसीजर। और इसको कीजिए आप हाईलाइट। लोअर सेंट्रल इंसीजर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लास्ट टीथ कौन सा आता है, कौन सा लास्ट टीथ बच्चे के अंदर अपीयर होता है। तो लास्ट होता है हमेशा सेकंड मोलर। ठीक है, सेकंड मोलर। और इसको भी करना चाहो तो हाईलाइट कर सको, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है केवल और केवल फर्स्ट टीथ। फर्स्ट टीथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टीथ के बारे में कोई इतना पूछता नहीं है। ठीक है, ये चीज। अब बात हम करते हैं परमानेंट टीथ की। ठीक है, अब हम बात स्टार्ट करते हैं परमानेंट टीथ के बारे में। अब बात स्टार्ट करते हैं हम परमानेंट टीथ के बारे में। देखिए, परमानेंट टीथ के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहला परमानेंट टीथ कौन सा आता है। ठीक है, यहां पे पूछा जाता है फर्स्ट टीथ। फर्स्ट परमानेंट टीथ कौन सा आता है। तो वो आता है जैसे जो लास्ट होता है ना, जो लास्ट टीथ टेम्परेरी अपीयर होता है ना, उसके आसपास परमानेंट टीथ रोटेट होते हैं। जैसे फर्स्ट टूथ अपीयर होता है फर्स्ट मोलर, अपीयर होता है फर्स्ट मोलर। वहीं लास्ट टीथ जो होता है ये होता है थर्ड मोलर। सबसे लास्ट में होता है जिसको हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। जिसको हम विजडम टूथ के नाम से भी जाते हैं, अक्कल जाड़ भी जिसको बोलते हैं, वो होता है थर्ड मोलर। ये ऑलमोस्ट 18 से लेकर 25 एज तक आता है। 18 से लेकर 25 ईयर्स तक की एज पे आता है लास्ट टीथ। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। इसको कीजिए आप हाईलाइट, इसको भी कर सकते हो हाईलाइट, लेकिन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टीथ। ठीक है, अब बात हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांत का स्ट्रक्चर। तो दांत का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए अपने को एक इमेज देखनी है। ये देखिए, देखिए इमेज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऊपर क्राउन, राइट साइड से देखना शुरू करते हैं। जो जाड़ से बाहर निकला होता है उसको क्राउन को बोलते हैं। जो रूट वाला हिस्सा है जहां पे जाड़ में धंसता है दांत, जहां से ओरिजिनेट होता है, उसको नेक। और जो अंदर अंडर द गम्स प्रेजेंट होता है, यानी जाड़ के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रूट। रूट, नेक और क्राउन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एनेटमी की। जो सबसे आउटर लेयर के अंदर व्हाइट वाला पार्ट होता है जो हमें दिखने को मिलता है, जिसको हम ब्रुश करते हैं, वो है इनेमल। और हम कई बार क्या करते हैं, लगातार ब्रुश करते रहते हैं या कभी कभार कीड़ा लग जाता है दांत में, तो उसकी वजह से इनेमल ना लॉस हो जाता है टीथ का, जिसकी वजह से हमारे को ठंडा गर्म लगना शुरू कर जाता है। उसका रीजन क्या है, इनेमल लॉस हो गया, जिससे क्या हुआ, इनेमल के नीचे वाला पार्ट यानी डेंटिन एक्सपोज हो गया। सबसे बाहर होता है इनेमल। इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है।
ठीक है। सबसे हार्डेस्ट और व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है उसको इनेमल बोलते हैं। जब इनेमल की किसी वजह से अगर लॉस हो जाता है तो उसके बाद इनेमल के जस्ट अंडर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डेंटिन। इनेमल के अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम डेंटिन, और डेंटिन के अंदर वाली लेयर होती है पल्प। ठीक है, ये 3 लेयर होती है मेनली दांतों के अंदर। सबसे बाहर इनेमल, बीच में डेंटिन और सबसे अंदर पल्प। ठीक है, जो रूट के अंदर जो पार्ट धसा होता है उसको बोलते हैं सीमेंटम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सीमेंटम के अंदर नर्व और ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, सीमेंटम के अंदर तो नहीं, ये पल्प के अंदर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है पल्प के अंदर। ठीक है, जितनी भी ब्लड और नर्व वेसल्स होती है वो पल्प के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हल्की फुल्की नर्व एंडिंग्स डेंटिन के अंदर भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे को ठंडा गर्म महसूस होता है दांतों के अंदर। ठीक है, ये चीज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे बाहर इनेमल, उसके बाद डेंटिन, डेंटिन के सबसे अंदर पल्प। ठीक है, पल्प के अंदर सारी ब्लड और नर्व वेसल्स। ठीक है, लेकिन उनकी कुछ नर्व एंडिंग डेंटिन के अंदर भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से अगर इनेमल लॉस हो जाए तो हमारे को ठंडा गर्म फील होता है। ठीक है, जो अपीयर होता है, जो गम से बाहर दिख रहा होता है, जो पार्ट दांतों का हमारे को विजिबल होता है वो होता है क्राउन। जो गम्स के अंदर धसा होता है, ठीक है, जो बिल्कुल नियर द गम्स होता है वो नेक, और जो इनसाइड होता है बिल्कुल इनसाइड उसको बोलते हैं रूट। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है ह्यूमन एनाटॉमी ऑफ टीथ। ठीक है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ह्यूमन टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहली लेयर होती है इनेमल। इनेमल क्या है? एक हार्डेस्ट सब्सटेंस, बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर एमसीक्यू आ जाए कि बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो है इनेमल। ना कभी भी बोन को हम हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, और अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि अपनी बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो भी आंसर अपना होएगा इनेमल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है इनेमल के अंदर। कैल्शियम, ओके। उसके बाद इनेमल के बाद बात करते हैं सेकेंड लेयर की, जो है डेंटिन। डेंटिन, इनेमल के बाद है डेंटिन। ठीक है, डेंटिन क्या होती है? ये ऐसी लेयर होती है जो सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव टू हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, तो एनिमल हटने की वजह से अगर डेंटिन एक्सपोज हो जाए तो डेंटिन एक ऐसी लेयर होती है जो हॉट और कोल्ड के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो ये क्या है? डेंटिन। और जो भी कैविटीज लगती है वो सारी की सारी डेंटिन में लगती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैविटी वगैरह लगने के बाद डॉक्टर अपने को प्रेस्क्राइब करता है कि भाई अपने को आरसीटी करा लेनी चाहिए। आरसीटी यानी रूट कैनल थेरेपी करा लेनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें होती है डेंटिन के अंदर। पल्प वो लेयर होती है, लिख लेते हैं पल्प के बारे में भी। पल्प वो लेयर होती है जिसके अंदर कंटेन ऑल ब्लड एंड नर्व वेसल्स, जिसके अंदर सारी ब्लड और नर्व वेसल्स प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? पल्प के अंदर। ओके, ये चीज। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ और उनका फंक्शन। टीथ और उनका फंक्शन। ठीक है, टीथ
4 टाइप के होते हैं भाई, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और इनका फंक्शन बात करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंसीजर्स। कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इन सभी का फंक्शन, जो इंसीजर होते हैं ना, जो सामने वाले टीथ होते हैं, ये बाइटिंग एंड कटिंग में हेल्प करते हैं, बाइटिंग एंड कटिंग में हेल्प करते हैं। कौन से? इंसीजर। उसके बाद बात करते हैं कैनाइन, जो ये साइड वाले टीथ होते हैं, जो ज़्यादातर एनिमल के अंदर प्रोमिनेंट होते हैं, ह्यूमंस के अंदर इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। इनका काम होता है टीयरिंग करना, यानी मांस को फाड़ना। ठीक है, ज़्यादातर कैनाइन जो एनिमल होते हैं कार्निवोरस एनिमल होते हैं। कार्निवोरस का नाम ही कैनाइन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। तो जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके कैनाइन काफ़ी लंबे होते हैं, वो मांस को फाड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टीयरिंग। उसके बाद बात करते हैं प्रीमोलर का एंड मोलर। तो यहाँ का फंक्शन होता है टीयरिंग एंड क्रशिंग। टीयरिंग एंड क्रशिंग। और मोलर का होता है चूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये सारा फंक्शन होता है आपके टाइप ऑफ टीथ का। ठीक है, जितने भी टीथ होते हैं उनका सभी का फंक्शन होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद एक एमसीक्यू बनता है। आप एक एमसीक्यू देखिए, cheek contain which muscles? जो अपने चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, उनके अंदर कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है? चीक्स कंटेन विच मसल्स? ओके, तो ऑप्शन है अपने पास ऑर्बिकुलर ओरिस, बी ऑप्शन है अपने पास बक्कीनेटर, बक्कीनेटर, सी ऑप्शन अपने पास ऑर्बिकुलर ओकुलाई, और डी ऑप्शन है अपने पास लिवेटर एनी। अब आप सवाल का जवाब दीजिए, अपने चीक्स के अंदर यानी गालों के अंदर इन चारों में से कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? ऑर्बिकुलर ओरिस, ऑर्बिकुलर ओकुलाई और लिवेटर एनी। ठीक है, और एक डायग्राम देखिए, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले आप आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर इसका होएगा बी। ठीक है, जो ऑर्बिकुलर ओरिस होती है ना, ये ज्यादातर प्रेजेंट होती है लिप्स के अंदर। इसको ही हम किसिंग मसल भी कहते हैं। किसिंग मसल इमेज के अंदर देखिए। ठीक है, ऑर्बिकुलर ओरिस आपको दिख रही है, ये वाली। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे? ये वाली जो मसल है ना, ये है ऑर्बिकुलर ओरिस, जो लिप्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड बक्कीनेटर चिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्बिकुलर ओकुलाई है ना, ऑर्बिकुलर ओकुलाई और जो लिवेटर एनी है, ये दोनों मसल्स आईलिड के अंदर प्रेजेंट होती है, आईलिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ऑर्बिकुलर ओकुलाई है, इसकी तो एक और खास बात इंपॉर्टेंट है
कि ओर्बिकुलर ओकुलाई के अंदर क्या होता है, ये एक फर्स्ट मसल होती है जो स्टिफ होती है आफ्टर डेथ, फर्स्ट मसल स्टिफ आफ्टर डेथ ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इमेज देखिए, सबसे पहले ओर्बिकुलर ओकुलाई, ठीक है, ओर्बिकुलर ओकुलाई हो गया। उसके बाद अपना ओर्बिकुलर ओरिस हो गया और लिवेटर ओरिस हो गया, जाइगोमेटिक माइनर हो गया, ठीक है, जाइगोमेटिक मेजर हो गया, जो अपने खाने में यूज करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करती है। तो ये सारा था आज का लेक्चर। तो अब आके हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।